न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया और लिखा, शिवराज पाटिल जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के निधन पर पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व गृह मंत्री के निधन पर दुख जताया। उनके परिजनों को असीम कष्ट सहने की सांत्वना भी दी। आपको बता दें, ईश्वर से प्रार्थना की उन्होंने कि इस दुखद घड़ी में पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें और शोक जताने के लिए परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक स्तब्ध परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। सीएम धामी ने ये एक्स पर पोस्ट कर कहा। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि शिवराज पाटिल जी के निधन का काफी दुख है और समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। शोक स्तब्ध परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। ये एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है। काफी दुख जताया है और उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक स्तब्ध परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि नित्यानंद स्वामी का पूरा जीवन जनसेवा और संगठन को समर्पित रहा और स्वामी के नेतृत्व में नवगठित उत्तराखंड को मजबूत प्रशासनिक ढांचा मिला और राज्य के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी गई। तो वहीं सीएम धामी ने उनके योगदान को अविस्मरणीय और प्रेरणादायी भी बताया। राज्य के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि आज है, जहां सीएम धामी ने स्वामी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और सीएम धामी ने कहा कि नवगठित उत्तराखंड को मजबूत प्रशासनिक ढांचा मिला और राज्य के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी गई। तो वहीं सीएम धामी ने उनके योगदान को अविस्मरणीय और प्रेरणादायी भी बताया। राज्य के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी की आज पुण्यतिथि है, जहां सीएम धामी ने स्वामी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नित्यानंद स्वामी का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA से पास आउट हो रहे 18 ऑफिसर कैडेट ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। बताते चले कि राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को पासिंग आउट पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल सैन्य करियर की शुभकामनाएं दी। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार सभी ऑफिसर कैडेट्स अब असम रेजिमेंट में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। इनमें से 3 कैडेट्स ने सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने खुशी जताते हुए कहा, वे स्वयं भी सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्र रहे हैं और अपने सैन्य जीवन में असम रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। तो वहीं राज्यपाल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना में शामिल होना सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी। IMA से पास आउट हुए 18 ऑफिसर कैडेट्स, वहीं उनको शुभकामनाएं दी गई और राज्यपाल ने कहा कि वो भी कपूरथला के छात्र रहे हैं। वे स्वयं भी सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्र रहे हैं। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी ऑफिसर कैडेट्स अब असम रेजिमेंट में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। इनमें से 3 कैडेट्स ने सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने ये भी बताया कि खुद भी वो भी सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं और खुशी जताते हुए ये बताया कि स्वयं भी सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्र वे रहे हैं और अपने सैन्य जीवन में असम रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। तो वहीं राज्यपाल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना में शामिल होना सम्मान और जिम्मेदारी दोनों ही है। राज्यपाल ने पास हुए सभी कैडेट्स से मुलाकात की
और उनको शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी आगे की जिम्मेदारी संभालने के लिए और उनके बारे में कहा कि आईएमए से पास आउट हुए 18 ऑफिसर कैडेट्स अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। देहरादून के गढ़वाल में सांसद खेल महोत्सव का आगाज 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शुभारंभ करेंगे। देहरादून के गढ़वाल में सांसद खेल महोत्सव का आगाज करेंगे। 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका आगाज होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे इसका शुभारंभ। आपको बताते चले देहरादून के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में इस बार खेलों का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है। 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाले सांसद खेल महोत्सव का आयोजन युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इस भव्य खेल महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। आयोजन में गढ़वाल क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉकों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे। इस बार महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेस, खो-खो, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग सहित कई खेल शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से होंगी, जबकि फाइनल मुकाबले देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभा को पहचान और मंच देना है, ताकि पहाड़ के युवा खेलों में करियर बना सकें। आयोजकों का कहना है कि इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी है, जो खेलों के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। महोत्सव के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा और सभी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ी और दर्शक दोनों बेहतर अनुभव कर सकें। से 25 दिसंबर तक गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पूरे गढ़वाल से बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से अधिक युवाओं ने भागीदारी के लिए आवेदन किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा खेल महोत्सव हो रहा है गढ़वाल लोकसभा का, ये अभूतपूर्व होगा और बड़ी ये प्रसन्नता की बात है। गढ़वाल लोकसभा के लिए हम लोगों के गौरव की बात भी है कि देश के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया 13 तारीख को पौड़ी इनका उद्घाटन करने आने वाले 13 तारीख से 25 दिसंबर तक गढ़वाल लोकसभा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, ये खेल सांसद का आयोजन शुरू होने जा रहा है, इससे युवाओं में कितने अवसर पैदा होंगे? निश्चित रूप से सपना, देखिए जो है एक बार फिर से खेल महोत्सव का शुभारंभ जो है पौड़ी गढ़वाल में किया जाएगा और खेल मंत्री जो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया वो इसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि जो सांसद खेल महोत्सव है ये भारत सरकार की एक अनूठी पहल है और इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण इलाकों से जो है खिलाड़ी, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके और राष्ट्रीय स्तर तक उनको ले जाया जा सके। इसी कड़ी में लगातार जो है सांसद खेल महोत्सव हर संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं, देश के कोने कोने में ये खेल हो रहे हैं और इसी क्रम में अब जो है गढ़वाल लोकसभा सीट पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ जो केंद्रीय मंत्री हैं खेल मंत्री मनसुख मांडविया वो करेंगे और इसकी खुद जानकारी जो है जो गढ़वाल सांसद हैं अनिल बलूनी उन्होंने दी है। वहीं अगर बात कर ली जाए गढ़वाल सीट की खास तौर पर, तो गढ़वाल जो सीट है उसमें चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, तो इन 3 जिलों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे और इसका शुभारंभ जो किया जाएगा वो पौड़ी जिले में किया जाएगा और पौड़ी शहर में किया जाएगा। वहीं जो बाकी प्रतिभागी हैं वो अन्य जनपदों से आकर जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहां पर करेंगे और तकरीबन ये 13 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक चलेगा। ऐसे में उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो दूर दराज क्षेत्र के, सुदूरवर्ती क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को किस तरीके से निखारा जा सके ताकि वो आने वाले समय में जो भी राष्ट्रीय खेल होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। जी, खिलाड़ियों की सुरक्षा या मेडिकल व्यवस्था के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि मेडिकल में भी उनको व्यवस्था की जाए उनके लिए?
जहाँ तक मेडिकल व्यवस्थाओं की बात है, खासतौर पर देखा जाता है कि खिलाड़ी जब अपना प्रदर्शन करते हैं तो चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जो पौड़ी जिले के जिला अस्पताल है वहाँ पर अलर्ट मोड पर उसे रखा गया है, क्योंकि एक ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन सीधे भारत सरकार के अंतर्गत होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जिलों से जो प्रतिभागी हैं वो आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी जो है करनी होगी। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा चुकी हैं। और जहां तक सुरक्षा और मेडिकल का बात है, खासतौर पर क्योंकि खिलाड़ी चोटिल होते हैं, तो ऐसे में पहले से ही जिला चिकित्सालय को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो उप जिला चिकित्सालय हैं, यानी कि पौड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले जहां जहां पर भी इन खेलों ने होना है, तो वहां पर पूरी तरीके से मेडिकल व्यवस्था को सुचारू किया गया है। क्या इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है, पहाड़ों के खेल प्रतिभा को अवसर मिलेगा? देखिए, जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की बात है, खासतौर पर जिनको बड़े मैदान नहीं मिल पाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पौड़ी जैसे शहर में जाकर जब बड़े मैदान मिलेंगे उन्हें, तो वो वहाँ पर अपनी प्रतिभाओं का निखार करेंगे। अन्यथा मैदानी जिलों में खासतौर पर बात कर ली जाए तो मैदानी जिलों में स्टेडियम है, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा अभी भी खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ऐसे में लगातार यही कोशिश की जा रही है कि पहाड़ के युवाओं को जो भी प्रतिभाग है, चाहे वो खो खो खेलता हो या वॉलीबॉल खेलता हो, बैडमिंटन खेलता हो या कोई भी गतिविधियां खेल से संबंधित करता है, तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिलने जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पहचान इसे माना जाता है। सांसद खेल महोत्सव कोई छोटी चीज नहीं है, ये भारत सरकार के अंतर्गत सीधे कंट्रोल होता है। तो ऐसे में जो पहाड़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर पर उनकी प्रतिभा को निखार मिलेगा और एक बड़ा मंच उनको मिलने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भालू का पित्त, जंगली जानवरों के नाखून बरामद किए गए। नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी जारी। बता दें, उत्तराखंड एसटीएफ ने विकास नगर के हथियारी गांव के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 वन्यजीव तस्करों भगवान सिंह रावत और जितेंद्र सिंह पुनीर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से अवैध वन्यजीव अंग लेकर यमुनोत्री की ओर जा रहे थे। एसटीएफ टीम ने आरोपियों के कब्जे से भालू का पित्त और जंगली जानवरों के नाखून बरामद किए हैं। एसटीएफ इंस्पेक्टर यशपाल सिंह और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन अंगों को आगे सप्लाई चेन तक पहुंचा रहे थे। विकास नगर में उत्तराखंड एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों आरोपियों से भालू का पित्त, जंगली जानवरों के नाखून बरामद किए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित रावत हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपसे जानेंगे एसटीएफ को कैसे ये जानकारी मिली, क्या अपडेट है, बताइए। अमित, अनम्यूट कीजिए। जी सब मैं बताना चाहूंगा, देहरादून एसटीएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें कि वन्य जीव तस्कर को धर दबोचा है। असल में देहरादून एसटीएफ को ये सूचना मिली थी अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा कि कुछ मदरसों जो यमुनोत्री मार्ग पर है, मदरसों मार्ग पर जो है कुछ तस्कर है जो वन्य जीव तस्कर है और वो कुछ सामान के साथ वहां पहुंच रहे हैं, कुछ जंगली जानवरों के अंगों के साथ वहां पहुंच रहे हैं। तो इस सूचना पर देहरादून एसटीएफ ने अपनी टीम को यहां से रवानगी की और उसके बाद जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंच के उन्होंने अपना जाल बिछाया और उस जो मुखबिर तंत्र थे उनके साथ समन्वय जब बनाया, उसके बाद जाल बिछाया और बाइक सवार 2 युवक जो कि वन्यजीव तस्कर थे, उनके पास वन्यजीवों के अंग थे और भालू के पित्त के अलावा और भी कई अंग थे, तो उनको ऑन द स्पॉट वहीं पर धर दबोचा और उसके बाद जो है उससे पूछताछ से मालूम चला कि वो लोग वहां से आगे यमुनोत्री मार्ग के लिए आगे कहीं सप्लाई करने जा रहे थे, जिनको कि मौके पर ही एसटीएफ ने, देहरादून एसटीएफ ने धर दबोचा। जी, जिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी क्या भूमिका थी? क्या पहले से उन पर कोई मुकदमा या किसी अपराध में शामिल होने की कोई जानकारी है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। उसमें एसटीएफ अभी इसकी फिलहाल जांच कर रही है कि ये लोग कौन थे। फिलहाल तो नाम किसके नाम भगवान है, एक का नाम जितेंद्र है, लेकिन उसमें अभी छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है। बहुत ही गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि वन्य जीव जो अंग है उनकी तस्करी में ये उनके साथ मतलब उनके अंगों के साथ जो बरामदगी जो पाई गई है उसमें एक लंबी चेन शायद उसमें हो सकती है। इसको लेकर एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है और जांच के बाद का जो विषय है उसमें खुलासा एसटीएफ के द्वारा किया जाएगा कि ये लोग कहां से लाए थे और कहां की तरफ जो ले जा रहे थे, तो किन किन लोगों तक ये जो अंग थे, जो सप्लाई चेन है, ये कितनी लंबी चेन है, इसको लेकर एसटीएफ लगातार फिलहाल पूछताछ कर रही है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। रुड़की में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साकिब को दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से दबोचा, शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एयरपोर्ट पर घेराबंदी की। वहीं बताते चले, षड्यंत्र में शामिल दूसरे नामों की जांच पुलिस कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी साकिब को दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से दबोचा है। शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण करने के आरोप में दबोचा है। आपको बताते चलें कि वह शोषण करने के बाद अफ्रीका भाग गया था। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली गंग नहर में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है और आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। कई टीमों की निगरानी और तकनीकी सर्विलांस से लोकेशन पर पकड़ बनाई गई और आरोपी को अफ्रीका से लौटते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। षड्यंत्र में शामिल दूसरे नामों की भी जांच पुलिस कर रही है। आरोपी साकिब को दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से दबोचा है। रुड़की में हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण किया गया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की भी पुलिस जांच कर रही है। आरोपी साकिब को बता दें कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये मुख्य आरोपी है दुष्कर्म का, जहां शादी का झांसा देकर पीड़िता का दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब आरोपी साकिब को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं षड्यंत्र में शामिल दूसरे नामों की भी जांच पुलिस कर रही है। ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है और पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। चंपावत के लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता के बीच एसडीएम चंपावत मनीष कुमार ने ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन विभाग को पिंजरे लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी बढ़ाने और दिन रात गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही टीमों के साथ रात की गश्त में भी शामिल होकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और गुलदार की हालिया गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। तो वहीं एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार ने बताया कि मंगोली क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे और 2 पिंजरे लगाए गए और वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर गुलदार की गतिविधियों को ट्रैक कर रही हैं। बताते चले, चंपावत डीएम चंपावत ने देर रात की गश्त वन कर्मियों के लिए साथ निरीक्षण किया। गुलदार की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। गुलदार की गतिविधियों के बारे में डीएम ने जानकारी ली और वन कर्मियों के साथ निरीक्षण कर डीएम चंपावत ने देर रात गश्त करी और वहां निरीक्षण किया। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। उनके साथ डीएम भी मौजूद हैं जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब और सट्टे पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। 5 शराब माफिया और 1 सटोरिया गिरफ्तार हुआ है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जहां अवैध शराब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा है। बता दें, सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 5 शराब माफिया और 1 सटोरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में पुलिस ने अवैध शराब और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा नेटवर्क तोड़ने में सफलता हासिल की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 लोग अवैध शराब के धंधे से जुड़े, जबकि 1 आरोपी सट्टेबाजी संचालित कर रहा था।
पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्ची और पैक्ड अवैध शराब, उपकरण, नकदी और सट्टे से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए। अधिकारियों के मुताबिक ये आरोपी लंबे समय से अलग अलग इलाकों में अवैध सप्लाई चेन चलाते थे और स्थानीय अपराधियों के संपर्क में भी थे। बता दें, फिलहाल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। हरिद्वार में कनकन थाना पुलिस ने 2 पनीर सप्लाई वाहनों को रोका और खाद्य सुरक्षा विभाग को तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद टमटा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दोनों वाहनों में पनीर को आई बॉक्स में निर्धारित तापमान पर सुरक्षित पाया। बता दें, कारोबारियों ने FSSAI लाइसेंस, वाहन दस्तावेज और पनीर के बीज प्रस्तुत किए। इस दौरान स्वच्छता और सफाई की स्थिति संतोषजनक मिली। साथ ही दोनों वाहनों से पनीर के 2 नमूने जांच के लिए गए, प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं लैब रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल नमूना लेने के बाद बाकी पनीर कारोबारी को सुपुर्द कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से ये नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रहे देवदार के पेड़ों को लेकर पर्यावरणविद और धराली के ग्रामीण आमने सामने आ गए, जहां पर्यावरणविदों और हितधारकों ने ज्वाला से भैरव घाटी के बीच पेड़ों की रक्षा के लिए उन पर रक्षा सूत्र बांधे। वहीं दोबारा धराली के ग्रामीणों ने पर्यावरणविदों के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका, जिसको लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही जरूरी है। जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़ लगाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कई सालों से जो लोग सड़क के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, उनको सड़क ना दी जाए। लेकिन अगर देवदार के पेड़ काटने की जरूरत नहीं होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया मालूम कि हमने कहा, देखिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाते हैं आपको मालूम है उससे दुगने पेड़ प्लांट करने का भी प्राविधान है। जमीन देकर के उनको प्लांट करने का प्राविधान है। और कभी अगर कहीं पर इस तरह की आवश्यकता है तो जिन बेचारों ने 50 साल तक जहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर वहाँ सड़कों के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसको हम कंपनसेट भी करते हैं। और वो उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया कि उनको सड़क न दी जाए। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ेगी, और लेकिन उसको पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उससे दुगने प्लांट्स लगा करके। हरिद्वार के उपनगरीय ज्वालापुर रेलवे रोड पर हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई, जहां एक स्कूल के पास करीब 9 हरे पेड़ काट दिए गए। बताया जा रहा है कि परमिशन सिर्फ खोखले पेड़ों की थी, लेकिन वन माफियाओं ने नियम को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद अनुज सिंह मौके पर पहुंचे और हंगामे के बाद वन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर तुरंत SDM को जानकारी दी। वहीं ज्वालापुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और आरोपियों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद रोते बिलखते परिवारों ने गंभीर आरोप लगाए और जमीन खरीद में धोखाधड़ी का दावा किया है। दरअसल 7 दिसंबर को हुई कार्रवाई में करीब 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और कार्रवाई के दौरान जिन परिवारों के घर तोड़े गए वो रोते बिलखते हुए नजर आए। तो वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन पत्रकार सलीम और डॉक्टर ताहिर से खरीदी थी, लेकिन अब प्रशासन इसे अवैध बताते हुए उनके घर तोड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें धोखे में रखकर जमीन बेची गई, जिससे आज पूरा परिवार बेघर हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने कहा कि यदि इस संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त रुख अपनाए हुए है। 2 लाख में हमने जमीन ली थी यहाँ पर ताहिर डॉक्टर से और सलीम पत्रकार जी से। हमें बताया गया था कि यहाँ पर नहीं टूटेगा, आप यहाँ पे मकान बनाओ और रहो यहाँ पर। फॉरेस्ट वालों ने पर्दा लगवा के मकान बनवाया, पैसे खाए अंदर से 20-20 हज़ार रुपये लिए फॉरेस्ट वालों ने हमसे। अब मेरा आदमी बीमार है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, मुख्यतः 2 लोगों के नाम जो लोग थे उनके तरफ बताए जा रहे हैं, और उसमें जो नाम प्रकाश में है डेफिनेटली SIT की जांच में उनको सम्मिलित भी किया गया होगा। और इसमें अगर कोई ऐसा लिखित में कोई पत्र हमको मिलता है
या कहीं से भी किसी के द्वारा ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं कि वास्तव में ताहिर की और सलीम की इसमें वास्तव में मिलीभगत है, उनको भी संज्ञान में लिया जाएगा और इस प्रकार से सरकारी भूमि को क्षतिपूर्ति करने में इस बुलेटिन में